Jai Hind friends, welcome to this information rich session of research editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. दोस्तों आज का यह द हिंदू का लेख बेनाम है जिसका टाइटल असैसिनेशन इट्स आफ्टरमैथ है, जो कि आज के द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लेख का आधार जो है वो हाल ही में जो हत्या की गई ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, ईरानी चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, उसके बारे में उसके कुछ तथ्यों की बात करता है। लेख सामान्य सा है मगर यह जो विषय है ये थोड़ा हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आज का ये विषय जो है वो हमारे परीक्षा के संदर्भ में हमें प्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे साथ संबंधी नहीं है, मगर अगर हम लोग भू राजनीति की बात करें या भौगोलिक जो है परिस्थिति की बात करें या आप कह लीजिए पूरे विश्व की अगर अणु नीति की बात करें, परमाणु नीति की बात करें, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे से हम लोग अन्य जो कोई संशोधित चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में। तो शुरू करते हैं हमारा लेख। सबसे पहले हम लोग यह लेख का फोटोग्राफ देख लेंगे जो आज के द हिंदू में प्रदर्शित हुआ था। और ये जो साइंटिस्ट है, चीफ साइंटिस्ट, ये दरअसल ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी समान थे और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इजराइल की जो मोसाद है, इजराइल का जो गुप्तचर तंत्र है मोसाद, जो कि पूरे विश्व में विख्यात है, उसके द्वारा यह साइंटिस्ट को मारने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम घड़ा गया और उसको एग्जीक्यूट भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया गया। देखिए यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स की कर्टसी से कोट हमारे पास है जिसमें लिखा है, वी चेज द क्रिमिनल्स टू द एंड, कि हम लोग गुनहगारों का पीछा अंत तक करते हैं। ऐसा ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है मोहसिन फखरीजादह की जो है अंतिम यात्रा में। जब प्रेस के द्वारा इन राजनेताओं को पूछा गया कि क्या लगता है आपको इसके पीछे कौन सा हाथ होगा, किसका हाथ होगा, इत्यादि चीजें, तब यह महानुभाव ने ऐसा बयान जारी किया है। और इजराइल के ऐसे हमले कोई छुपी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, यह एक सामान्य सी बात है, यह एक पुरानी बात है। और ईरान को भी पता है कि इस पूरे षड्यंत्र में इजराइल जो है वो एकदम क्रियाशील है। इनफैक्ट इजराइल के द्वारा ही यह हमला हुआ है, इजराइल के द्वारा ही उनके मुख्य परमाणु वैज्ञानिक को मार दिया गया है। तो देखते हैं, और यह पूरी घटना में इतना पोटेंशियल है, यह पूरी घटना इतनी सक्षम है कि पूरे एशियाई क्षेत्र में, पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में यह अशांति जो है पैदा कर सकती है। इतनी सक्षम जो है यह घटना है। तो देखते हैं आगे पूरी घटना दरअसल क्या है। देखिए यह साइंटिस्ट है जिनकी हत्या की गई है और संभवतः ऐसा लगता है कि इजराइल के द्वारा ही की गई है। इजराइल की जो मोसाद है, गुप्तचर तंत्र है, उसके द्वारा ही की गई है। और पूरे विश्व में मोसाद जो है वो अपने ऐसे कामों के लिए बहुत ही प्रख्यात है। जो देश या जिन देशों के जो आदमी हो, वो अगर उन लोगों को लगे कि इजराइल के लिए खतरा समान है, खतरापूर्ण है, तो वे उन लोगों को चुन कर, वे उन लोगों को ढूंढ कर मार देते हैं। तो ये बात एक सामान्य सी है और इसीलिए सबको लगता है। और दूसरी भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे घटना का सबसे जो अच्छा फायदा होने वाला है वो भी इजराइल को ही होने वाला है, क्योंकि उस पूरे एशियाई क्षेत्र में, पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में अगर इजराइल को अपना वर्चस्व जो है, अपना प्रभाव जो है वो बनाए रखना है, तो उसे निसंदेह ऐसे अपने प्रतिस्पर्धियों को बड़ा होने से रोकना होगा। ठीक है, तो दोनों पक्ष अगर हम देखें तो जो है हमारी जो शंका है वो इजराइल के ऊपर जाके रुक जाती है कि यहाँ इजराइल जो है, इसका रोल जो है वो थोड़ा सस्पिशियस है, थोड़ा संदेहात्मक है, थोड़ा संशय से भरा है। देखते हैं आगे। और मैं एक बात आपको बता दूं कि यह महानुभाव जो है ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ साथ एक मिसाइल साइंटिस्ट भी थे और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में और न्यूक्लियर प्रोग्राम में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए यह इमेज हमें न्यूयॉर्क टाइम्स से ही मिली है और इट्स द इमेज ऑफ अ फ्यूनरल ऑफ अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हु हैज बीन असैसिनेटेड बाय प्रोबेबली इजराइल। उसे गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया जा रहा है क्योंकि ईरान राष्ट्र के चुनिंदा महत्वपूर्ण व्यक्तियों में इस महानुभाव का समावेशन होता था। तो इसीलिए सब जो कर्टसी है, जो प्रोटोकॉल है, वे फॉलो किए जा रहे हैं, वो में दृश्यमान है। देखते हैं आगे। देखिए सर्वप्रथम हम लोग ईरान की अगर स्थान की बात करें, ईरान के स्थान की, तो ये ईरान हो गया। ये जो छोटा सा प्रदेश है जिसमें मैं पिंक कलर फिल कर रहा हूं, ये छोटा सा बिंदु दरअसल इजराइल है।
जो कि एक मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में स्थित है, और उनके जो पड़ोसी है, जितने पड़ोसी है वे सब दुश्मन है इजराइल के, और इजराइल जो है उन सब के बीच में टिका हुआ है, अपना अस्तित्व जो है वो उसने बनाए रखा है विथ ओनली सोल रीजन, और वो है न्यूक्लियर पावर। इजराइल परमाणु शक्ति है, इसीलिए वो अपने दुश्मनों के बीच जो है वो टिक गया है और वहीं अपना जो है विकास कर रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में इजराइल का खासा दबदबा है, इजराइल का खासा प्रभुत्व है, और इसी को बरकरार रखने के लिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अपने जो प्रतिस्पर्धी है वे कहीं उनसे शक्तिशाली ना हो जाए। अगर शक्तिशाली हो गए देन इजराइल का जो आज के दिन का जो प्रभाव है, उसका जो प्रभुत्व है, दबदबा है जो पूरे क्षेत्र में, वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। और ईरान बहुत ही अच्छी गति से अपने परमाणु कार्यक्रम हो या अपना बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम हो, उसमें बहुत ही अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है, जो बात इजराइल को पसंद नहीं आती, इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी पसंद नहीं आती। और हमने भी देखा पिछले कई सालों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो सैंक्शंस होते हैं वे ईरान के ऊपर कितने लादे गए पिछले कुछ सालों में, कैसे भी करके कोई बहाना देके या कोई जो है ठोस कारण देके, मगर सैंक्शंस करवाए ईरान के ऊपर, ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका सेटबैक हो, वो थोड़ा स्लो हो जाए, इसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो वो थोड़ा स्लो हो जाए, उसका भी सेटबैक हो। तो ये पूरा ईरान का स्थान है। और अगर भारत और ईरान के नेक्सस की बात करें तो भारत और ईरान के बीच में अच्छी खासी मित्रता है, जो कि पिछले कुछ जो है दिनों में या कुछ महीनों में थोड़ी सी जो है अस्थिर हुई है, मगर ओवरऑल वी आर गुड फ्रेंड्स। और सिर्फ दो ही देश दूर है, भारत के पंजाब में से अगर हम पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान में से अफगानिस्तान में जाए, तो अफगानिस्तान में से आगे पश्चिम दिशा में ईरान पड़ेगा। देखते हैं आगे। हमारे पास एक ईरान क्षेत्र का एक मैप है जिसको भी स्टडी करना थोड़ा हमारे लिए अनिवार्य है। देखिए ईरान बहुत ही जायंट है विस्तार की दृष्टि से अपने पड़ोसियों की तुलना में। ये इराक है और ये रहा इजराइल। ठीक है, बहुत ही छोटा देश है पूरा इजराइल, और उसके साथ साथ बहुत ही पावरफुल भी है। पावरफुल है, मिलिट्री एडवांस्ड है, न्यूक्लियर पावर है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस है वो भी दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस है। और इसी की वजह से यही अपना दबदबा, अपना प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए वो सऊदी से भी लड़ता है, वो ईरान से भी लड़ता है, वो इराक से भी लड़ता है, वो सबसे लड़ता ही रहता है इनफैक्ट। देखते हैं इस लेख की बात। देखिए लेख जो है वो हम लोग दो ही चरणों में देखेंगे, क्योंकि देखिए जो मूलभूत लेख है वो सामान्य लेख है, और उसकी जो बातें हैं जो थोड़ी महत्वपूर्ण है, 2000 बातें हैं, वो हम लोग हमारे दूसरे चरण में देख लेंगे, जिसमें हम लोग संशोधित तत्वों की बात करेंगे। देखते हैं निष्कर्ष लेख का 27 नवंबर को ईरान के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की गई। 27 नवंबर यानी कि 3 दिन हुए हैं पूरे। वैश्विक राजनीति में कुलबुलाहट मच गई है। आज के समय जो वैश्विक राजनीति है वहाँ कुलबुलाहट मच गई है। इजराइल जो है वो भी दौड़ने लगा है, ईरान भी दौड़ने लगा है, यूएस भी दौड़ने लगा है। लेख में ईरानी परमाणु कार्यक्रम से किसे तकलीफ हो सकती है, हत्या के पीछे कौन हो सकता है, इत्यादि बाबतों का विश्लेषण किया गया है, जिसका जिक्र मैंने किया कि आज की परिस्थिति के अनुसार इस घटना का सबसे बड़ा जो फायदा है वो इजराइल को होने वाला है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस फायदे को ही प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि इजराइल ने ही यह पूरा षड्यंत्र तैयार किया हो, इजराइल की मोसाद ने, और पूरा षड्यंत्र एग्जीक्यूट किया हो सकता है। देखिए तो ये पूरा निष्कर्ष है जिसमें थोड़ा विश्लेषण किया गया है। जो लेख के तत्व है उसको हम लोग यहाँ हमारे संशोधित तत्वों में देख लेंगे। देखते हैं 3 गुप्तचर अधिकारियों ने कहा कि इस हत्या को अंजाम देने में इजराइल का हाथ है, यानी कि 3 यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स नेम्ड इजराइल फॉर दिस एंटायर हैपनिंग। ईरान के ऊपर पिछले 60 सालों से ऐसे कई हमले होते हैं। 60 सालों से ईरान जो है वो इस बात को सहता आया है। जो हमले इजराइल के द्वारा होते हैं, इजराइल की मोसाद के द्वारा, जो हमले अमेरिका की CIA द्वारा होते हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जिसे हम कह सकते हैं। और दूसरी बात,
सिर्फ ईरान एक ही शिकार नहीं है, दुनिया के कई सारे देश शिकार है, क्योंकि फंडामेंटली अमेरिका और इजराइल ऐसा सोचता है कि हमारे पास परमाणु हथियार बन गए हैं, हमारे पास इनफ स्टॉक हो गया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो यह टेक्नोलॉजी का, इन हथियारों का प्रसार प्रचार जो है या उत्पादन है वो दुनिया के किसी भी और राष्ट्र के द्वारा नहीं होना चाहिए। और इसी को रोकने के लिए ये लोग जो है वे अपने नेटवर्क पूरे पूरे विश्व में फैला कर बैठे हैं, और जहाँ जिसी को भी जरूर पड़े उसे वहाँ मार देते हैं, ताकि उस राष्ट्र विशेष का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो थम जाए, वो अटक जाए। तो इस मंसूबे से CIA और मोसाद दोनों ही जॉइंटली दोनों ही संयुक्त रूप से काम करते हैं और अपना जो मिशन है वे पार पाड़ते हैं। और ऐसा कई सारे हमारे पास एविडेंस भी है, पिछली कई घटनाएं है, यह एक घटना की बात नहीं है। और इस घटना में तो प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ मोसाद ही जिम्मेदार है, मगर जब CIA की बात करें और CIA और मोसाद दोनों की बात करें तो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, देयर आर मल्टीपल स्पेसिमेंस, ये आप कह लीजिए एविडेंस है कि जहां उन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो और किसी भी राष्ट्र विशेष के कुछ न्यूक्लियर इंजीनियर या कुछ न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को जो है उन लोगों ने मार दिया हो। भारत के संदर्भ में भी है ये बात सच है, जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। मैं आपको आंकड़ा भी दूंगा कि हमारे कितने मैन पावर्स की हत्या हुई है इस पूरे काओस में। यह एक तनावपूर्ण स्थिति है और वर्षों से चली आ रही है। हालांकि सबसे बड़ा जो इसका शिकार है वो ईरान बना, नहीं संदेह, मगर इसमें से कोई भी परमाणु शक्ति के ऊपर काम करने वाला देश जो है वो बाकात नहीं है CIA और मोसाद के षड्यंत्र से। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। हालांकि यह सिलसिला थोड़े वर्षों से थम गया था, जो योजनाबद्ध हत्याओं का जो सिलसिला था वो थोड़े वर्षों से थम गया था, रुक गया था, जब से JCPOA के द्वारा ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया। देखिए, यह एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव कमिटी है और इस कमिटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ परिमाण होते हैं जिसको सभी राष्ट्रों को फॉलो करना होता है। और उसमें एक परिणाम है कि कोई भी देश हो वो कुछ मात्रा से अधिक, अपनी जरूरत की कुछ मात्रा से अधिक वो जो यूरेनियम है या रेडियोएक्टिव रिच एलिमेंट है उसका संग्रह नहीं कर सकता। मगर ईरान की हरकत देख के लगता है कि ईरान इज एक्चुअली वायोलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी, और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कमिटी को बर्खास्त कर दिया था और ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस जो थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस वे लगाए गए थे। इजराइल का भी उसमें हाथ है, मगर इजराइल वाज इन्वॉल्व्ड इनडायरेक्टली, वो अमेरिका के साथ था, अमेरिका को उकसा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें सबको पता ही है, तो वो इजराइल जो है वो ट्रंप के कान में ईरान के विरुद्ध जो है जहर ओक रहा था, और इसी की वजह से ट्रंप ने ऐसे कदम उठाए। यहाँ से इजराइल रुका नहीं। पिछले हफ्ते ही हमें खबर आई थी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के माननीय प्रधानमंत्री, वो सऊदी अरब की मुलाकात पर गए, सऊदी के राजा को मिलने के लिए। वहाँ माइक पोम्पियो भी हाजिर थे, जो कि US के एक अच्छे ब्यूरोक्रेट है, ठीक है। तो ये जो मीटिंग थी, यह मीटिंग इसीलिए थी कि सब मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम लोग प्रेशर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर करें कि वो आक्रोश में आके ईरानी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला कर दे, उसको तोड़ फोड़ दे। तो दिस वाज द सोल रीजन। अब जो बाइडेन US राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, और ये ही सबसे खतरनाक, या आप कह लीजिए सर्वदुआर न्यूज थे इजराइल के लिए, क्योंकि अब तक इजराइल चुप था, शांत था, क्योंकि उसे पता था कि ट्रंप जो है he will not allow Iran, he will not lift up sanctions on Iran, he will suppress Iran। तो आज तक इजराइल जो है वो शांत था, मगर अब जो बाइडेन आ गए हैं और स्वाभाविक रूप से ट्रंप के प्रतिस्पर्धी थे जो बाइडेन को, तो उनकी नीतियां जो है वे भी थोड़ी विपरीत होगी। तो वही विपरीतता इजराइल के लिए आज एक बड़ा जो है मुद्दा बन गई है। उनकी राजनीति या रणनीति ट्रंप से विपरीत होगी, ये बात एक स्वाभाविक सी है। ईरान अगर कुछ मुद्दों पर सहमत हो जाए तो JCPOA के प्रतिबंध उठ सकते हैं। देखिए, ऐसा जो बाइडेन ने तैयारी दर्शाई कि अगर ईरान जो है वो इस ट्रीटी के तहत जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, अगर उसको फॉलो करने के लिए राजी हो जाए, अगर सहमति दर्शा दे, तो ईरान के ऊपर से जो आर्थिक प्रतिबंध है वो उठ सकते हैं।
और फिर से ईरान अपना जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है, शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कार्यक्रम, वो आगे बढ़ा सकता है। देखिए, बात ऐसी है, ईरान ऐसा बोल रहा है कि हम लोग सिर्फ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए या बिजली उत्पन्न करने के लिए ही परमाणु का उपयोग करते हैं, और बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु का उपयोग जो है वो किसी हर एक राष्ट्र का या किसी भी राष्ट्र का एक हक है। इट इज अ राइट फॉर एनी नेशन टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर अ पीसफुल पर्पस, दैट इज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी या फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। देखिए, सिर्फ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं, मगर इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कमीशन है हमारा एटॉमिक कमीशन के ऊपर, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एटॉमिक एनर्जी, इन दोनों के द्वारा ईरान के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं, या आप कह लीजिए आक्षेप लगाए गए हैं कि ईरान जो है वो अपने पीसफुल न्यूक्लियर यूज की आड़ में दे आर मेकिंग वेपन्स, दे आर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, दे आर मेकिंग न्यूक्लियर न्यूक्स। तो इसी के चलते ईरान के ऊपर दुनिया भर के जो प्रतिबंध है वे लाद दिए गए, और ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है उसको रोकने का भरपूर प्रयास जो है वो किया गया। देखते हैं आगे। यूएस राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने इजराइल की सुरक्षा बढ़ा दी। यस, स्वाभाविक सी बात है, आज तक वो शांत था क्योंकि ट्रंप था, ट्रंप इजराइल का आदी था, इजराइल जो बोले वो करता था, मगर अब नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन जो है वो इजराइल की असुरक्षा बढ़ाने के लिए काफी है। परिणाम, योजनाबद्ध हत्याओं का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। अब इजराइल को डर लगा कि अगर वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में फिर से ईरान जो है वो क्रियाशील हो गया, उसके ऊपर से सैंक्शंस उठ गए, तो उनका जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको रोकना अब नामुमकिन होगा या थोड़ा जो है कठोर होगा। तो इसीलिए इजराइल ने पूरा का पूरा प्लान बनाया, और यह प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए ईरान के मुख्य न्यूक्लियर वैज्ञानिक की हत्या कर दी, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गजब का झटका लगे। मगर सामने ईरान वाले भी भयंकर है। उन लोगों ने बोला कि देखिए, ऐसे हमले तो हमारे ऊपर होते रहते हैं, और पहले क्या होता था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना एडवांस नहीं था, तो क्या होता था कि कोई मुख्य ऐसे वैज्ञानिकों की हत्या से वह प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाता था, वो पीछे चला जाता था। मगर आज के समय हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना एडवांस्ड है कि ऐसे कोई 1, 2, 3, 4 लोग चले जाए, अगर उन लोगों की हत्या कर दी जाए, तो पूरे प्रोग्राम को, पूरी योजना को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ईरानी ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दे दिया है, स्टेटमेंट जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में इजराइल ने बहुत कोशिश की ईरानी परमाणु योजना, बैलिस्टिक मिसाइल योजना इत्यादि को बंद करवाने की। इजराइल कभी नहीं चाहता कि उसका कोई प्रतिस्पर्धी हो, और शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी तो कभी नहीं चाहता। तो इसीलिए वो इजराइल के पास एक ही काम है कि देखे कि कौन कौन से देश जो है वे कितने एडवांस हो रहे हैं, उनका आर्मामेंट एडवांसमेंट जो है वो कितना हो रहा है, और अगर उसको कोई दिक्कत हो, कोई आपत्ति लगे, कोई असुरक्षा बढ़े, तो वो उस राष्ट्र के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटकाने के लिए पूर्ण बल दे देगा। मोसाद को रखा ही इसलिए है, दुनिया भर की ऐसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, और जब जरूर पड़े तो किसी को उठवा लेना, किसी को मार देना, यही मोसाद करता आया है। ईरानी परमाणु स्थापना को नष्ट करवाने की कोशिश जो है वो इजराइल करता आया है, जिसमें हालांकि इजराइल पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, मगर उसने कोशिश निसंदेह की थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ट्रंप आ गया होता फिर से एज इलेक्शन सेकंड टर्म में, तो 101% इट वाज द फर्स्ट टारगेट। ईरानी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट विद द फर्स्ट टारगेट, ये बात हमें याद रखनी है। पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव कायम रखने के लिए क्षेत्र के कोई राष्ट्र की बढ़ती शक्ति इजराइल के लिए एक सरदर्द समान है, और इजराइल जो है वो उस निरंतर कोशिश में रहता है कि अपना कोई प्रतिस्पर्धी, शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी कोई विकसित ना हो। आज ईरानी परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादे की हुई हत्या ने इजराइल के लिए विजय स्थिति बना दी है। एक तरीके से विजय स्थिति है, क्योंकि देखिए, हमें सबको मालूम है कि ही वॉज अ की मैन इन द ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसे ही मार देना तो ये बहुत बड़ा अपने आप में ईरान के लिए झटका तो रहेगा ही। मगर अब ईरान के लिए एक दुविधा की स्थिति है, क्योंकि अगर ईरान रिटेलिएट करेगा, सामने जवाब देने जाएगा ईरान, तो इजराइल के लिए यह एक अच्छी बात हो जाएगी कि इजराइल खुल के ईरानी एस्टेब्लिशमेंट जो है, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऊपर हमला कर सकेगा, या वो
अमेरिका को पुश करेगा, अमेरिका के ऊपर प्रेशर करेगा ईरान के एस्टेब्लिशमेंट्स पर हमला करने के लिए। तो अब ईरान को यहाँ धैर्य बरतना है, और धैर्य तब तक बरतना है जब तक उसके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वह सबके सब हट ना जाए, फिर से जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है उसमें वो क्रियाशील ना हो जाए। उस समय तक ईरान को धैर्य बरतना है, वरना युद्ध तो क्या है, एस्केलेट किसी भी समय हो जाएगा, मगर इसके परिणाम जो है वे ईरान के पक्ष में नहीं रहेंगे। मोहसिन फखरीजादे ईरानी परमाणु कार्यक्रम के मुख्य व्यक्ति थे, जो हमें मालूम है वह विशाल में वैज्ञानिक भी थे। He was actually डॉक्टर कलाम ऑफ ईरान। जो कलाम का स्थान आज भारत के समाज में है, भारत के राष्ट्र में है, ठीक ऐसा ही स्थान मोहसिन फखरीजादे का ईरान में था, जिसकी हत्या करवा दी गई। वे ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के भी सभ्य थे, यानी कि ईरानियन जो मिलिट्री है उसके भी सभ्य रहे, तो उसके साथ बॉडीगार्ड भी रहते हैं। और यह हमला कुछ ऐसा ही हुआ, तेहरान के आउटस्कर्ट्स में यह हमला हुआ दरअसल। एंड देयर वर बॉडीगार्ड्स। पहले एक धमाका हुआ, जो गाड़ियों का काफिला था वो रुक गया, फिर उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि ये 3-4 जो है लुटेरे थे, विच वर स्ट्रेंज, अपरिचित थे, कोई उसको वहां जानता नहीं था, ऐसा कहा जाता है। और इनके साथ जो बॉडीगार्ड थे, वे बॉडीगार्ड भी आज के 3 जख्मी है, इनमें से 1-2 की मृत्यु भी हो गई, और अन्य जो है वे अस्पताल में है, इलाज ले रहे हैं। देखिए, ये 2 मुख्य हमारे पास गुप्तचर संस्था है, जो कि विश्व की सबसे अच्छी संस्थाओं में इसकी गिनती की जाती है, जिसमें एक यूनाइटेड नेशंस का है और जो दूसरा है वो है इजराइल का। दोनों ने कई सारे जॉइंट वेंचर भी किए, अपने अलग अलग स्वतंत्र मिशन भी किए। देखिए, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी हमें सबको मालूम है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, ये हमें सबको मालूम है, मगर कार्यशैली जो है वो थोड़ी भिन्न है। रो की कार्यशैली कभी भी राष्ट्रीय या सरकारी कार्यशैली से कभी भिन्न नहीं हुई है। और यहाँ सीएए का केस हो या मोसाद का केस हो, राष्ट्रीय नीति कोई भी हो, इन लोगों की अपनी नीति रहती है, वे अपने तरीके से काम करते हैं। वे सिर्फ अपना अहवाल ही राष्ट्र प्रमुख को सुपर्द करते हैं या सबमिट करते हैं, बाकी वे लोग अपने ढंग से काम करते हैं। इन लोगों के ऊपर सरकारी नीतियों का कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे मिशंस जो है ये इन संस्थानों के द्वारा दुनिया भर में चलाए जाते हैं, और ये लोग नाम देते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम देते हैं, राष्ट्रों के लिए खतरा ऐसा नाम देते हैं, और इसके ही नाम पर ऐसे मिशन जो है वे इंप्लीमेंट करते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। देखिए, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो हम सबको मालूम है कि आफ्टर 1998 यानी कि पोखरण 2 के बाद, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो परीक्षण हुआ, दूसरा परीक्षण, उसके बाद दुनिया भर के जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थे वे भारत के ऊपर लादे गए थे। इनफैक्ट भारत को अपनी पॉलिसी लेकर बाहर आना पड़ा और हमें बोलना पड़ा कि वी विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी। हम लोग पहले उपयोग नहीं करने की नीति जो है वो अपनाएंगे। इतने एश्योरेंस हमें देने पड़े पूरे विश्व को, इंक्लूडिंग यूएस वाज द चीफ। उस दिन से, उस घटना से, 1998 के पोखरण 2 के टेस्टिंग के बाद आज दिन तक हमारे पास एक एस्टिमेट है, टोटल 680 न्यूक्लियर इंजीनियर्स वर असैसिनेटेड। इन लोगों की हत्या करवा दी गई है, और हमें निश्चित रूप से लगता है कि यह जो हत्या है इसमें सीआईए का बहुत ही बड़ा हाथ है। इनफैक्ट सीआईए के द्वारा ही यह पूरी की पूरी साजिश जो है वो घड़ी गई है, और इन सब की हत्या भारत में हुई विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 680 न्यूक्लियर साइंटिस्ट कह लीजिए, न्यूक्लियर इंजीनियर कह लीजिए, जो कि किसी भी रूप में न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ जुड़े होते हैं। उन लोगों को खोजा गया, पहले तो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया, फिर उन लोगों के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन रखा गया, उन लोगों को ट्रैप किया गया, और उन लोगों की हत्या भी सफलतापूर्वक सीआईए के द्वारा कर दी गई। तो ये पूरी एक सीआईए की ड्राइव चल रही थी भारत में आफ्टर द 1998 पोखरण 2। तो भारत के साथ साथ कई देशों में इन दोनों के नेटवर्क फैले हुए, इन दोनों के जासूस फैले हुए हैं, और जहां भी इन लोगों को लगे कि हमारे राष्ट्र के ऊपर खतरा है या अपना जो है ईगो, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग ऐसा मिशन करते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं।
ये बाजू मोसाद है। ऐसा कहा जाता है कि मोसाद इज प्रोबेबली नंबर 1। पूरे विश्व में मोसाद जैसा जासूसी तंत्र किसी भी देश की किसी भी संस्था में नहीं है, चाहे वो अमेरिका की CIA हो, FBI हो, या आप कह लीजिए भारत की रो हो, या पाकिस्तान की ISI हो। मगर मोसाद जो काम कर रहा है वह काम बहुत ही अच्छा कर रहा है इस क्षेत्र में। मगर कई बार मोसाद की नीतियों के ऊपर हमें शंका होती है। ऐसी करतूतें भी मोसाद के द्वारा कई सारी की गई है। देखते हैं आगे। देखिए, दिस इज द पोखरण 2, जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज हमने लिया है, और यहां से ही हमारे ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर जो है वो बिल्डअप होना शुरू हुआ था, और सख्त प्रेशर आया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्रधानमंत्री को हमारी नीति जो है उसको बाहर लेके आना पड़ा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ा पूरी दुनिया के सामने। देखिए, हमारे सामने कुछ आंकड़े हैं, कुछ तथ्य है, कुछ संशोधन है, जिसके मुताबिक ईरान जो है उसकी साइज और उसकी डिमांड के अनुसार Iran is about to keep only 300 grams of uranium। यह प्योर यूरेनियम की बात है, यूरेनियम वेस्ट की बात नहीं है। यूरेनियम वेस्ट से भी बहुत कुछ चीजें हम लोग बना सकते हैं। इनफैक्ट यूरेनियम वेस्ट से हम लोग हथियार बना सकते हैं, और इसी की वजह से आज के दिन भी जो वेस्ट होता है वो भी भारत के हाथ में नहीं आता है। मगर ईरान को 300 ग्राम एनरिच्ड यूरेनियम, शुद्ध यूरेनियम रखने की परमिशन है फॉर देयर पीसफुल पर्पस, यानी कि अपने एनर्जी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि 300 ग्राम जो है वो इनफ है ईरान की जरूरतों को पूरा करने के लिए। 300 ग्राम इसे मेंटेन करना है। मगर आज के समय एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इतना बड़ा जो है स्टॉक किया है यूरेनियम का कि रफली इट इज 2400 kg। देखिए, इट्स अ जायंट स्टॉक पाइल विच इज डन बाय ईरान अकॉर्डिंग टू US इंटेलिजेंस। ये भी हमें US के इंटेलिजेंस के द्वारा ही पता चला है, और US इसके ऊपर बहुत ही सख्त रूप से जासूसी करता है, सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा, ह्यूमन स्पाइस के द्वारा, या ऐसा कोई स्पाइंग नेटवर्क्स के द्वारा। और वहां से हमें यह बात पता चली है, और इसी की वजह से इजराइल जो है वो अशांत हो गया है। इजराइल के साथ साथ US भी अशांत हो गया है, और US के साथ साथ जो इंटरनेशनल कमीशन है वो भी बहुत ही अशांत हो गया है। और इसी की वजह से ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध है वो समयांतर रूप से इन लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं। हमारे हाथ में तो जो न्यूक्लियर का कचरा है वो भी नहीं आता है, और अगर न्यूक्लियर का कचरा जो आ जाए हमारे हाथ में तो हम लोग उसमें से भी बम बना सकते हैं। हम नहीं, दुनिया का कोई भी देश यूरेनियम वेस्ट में से भी बम बना सकता है, क्योंकि यह वेस्ट भी इतना पावरफुल होता है। इट्स क्रेजी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो बहुत ही इंटेंस होते हैं। और एक बात, भारत के पास जो आज परमाणु ताकत है, परमाणु हमारे पास जो हथियार है, या कह लीजिए न्यूक्लियर बॉम्ब है, वे दरअसल थोरियम के हैं। हमारे पास यूरेनियम की कोई सहूलियत नहीं है, इसीलिए हम लोग जो हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर आर्म्स है, वे थोरियम के बनाते हैं। थोरियम इज ऑल्सो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बट it's less powerful in comparison to uranium. Uranium is a very radioactive rich element, तो इसकी शक्ति भी अलग होगी और इसकी ताकत भी कुछ अलग रहेगी। मगर in absence of uranium, या आप कह लीजिए in alternative to uranium, we have developed our thorium bomb, एंड वो भी बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रखर है। देखिए, तो आज के इस लेख में हमने कई सारे मुद्दे देखे, जिसमें इस ईरानी न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट थे, जो मुख्य व्यक्ति थे ईरान के पूरे परमाणु कार्यक्रम में, उसके हत्या के बारे में देखा। उसके हत्या के पीछे कौन कौन सी संस्था या कौन कौन से राष्ट्र शामिल होंगे, उनका भी विश्लेषण किया। किस राष्ट्र को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, किस राष्ट्र को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, इसकी भी चर्चा की। उसके साथ साथ भारत के संदर्भ में भी इन लोगों का व्यवहार देखा परमाणु शक्ति के बारे में। तो इस पूरे लेक्चर में इतना ही। अगले दिन मिलेंगे अगले लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।